हेलो एवरीवन। तो चलिए फाइनली हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट सा सेशन लगाने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारा जो BAO एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर है वो टेक्निकल सब्जेक्ट में काउंट होता है और इनके काफ़ी अच्छे वेटेज हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। इनमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा तभी जाके आपके मेरिट लिस्ट में नेम आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बाकी सब्जेक्ट जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ के जाइए ही। जैसे आपका एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, कहीं ना कहीं पैथोलॉजी हो गया। लेकिन क्योंकि आप जिस स्टेट में एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ के एग्रीकल्चर में क्या हमारा स्टैटिक्स है, क्या वहाँ पे किस तरह की खेती होती है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये सेशन डेफिनेटली आप लगाओ और इनकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF को आप रिवाइज करिएगा मल्टीपल टाइम। ठीक है, नो इस लेक्चर के बाद हम झारखंड एग्रीकल्चर के जितने भी पॉसिबल MCQ हैं, अप्रॉक्स हम 300+ MCQ को डिस्कस करेंगे। और फिर अगेन आप पूरा सेशन लगा लोगे, उसके बाद देखना कोई भी ऐसा सिंगल सा क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपने क्लास में ना किया हो और हमारे एग्जाम में आ गया है। ठीक है, डेफिनेटली हमारे ही आपको क्लासेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइए और अच्छे तरीके से आप जो है वो PDF को रिवाइज करके जाना। ठीक है, झारखंड एग्रीकल्चर से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहली बात हम यहाँ पे आज क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे झारखंड की प्रमुख फसल और उनके प्रकार, यहाँ पे किस किस टाइप के हमारे फसल लगाए जाते हैं, है ना, उनके क्या क्लासिफिकेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि अगर कोई फसल है वो उसका उत्पादन स्थान कहाँ है। मतलब सपोज अगर हम गन्ना की बात करें तो इनकी ज़्यादातर खेती किस एरिया में किया जाता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके लास्ट जो JPSC वगैरह हुए हैं ना, उनमें से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। फिर हम यहाँ पे ही हम डिस्कस कर लेंगे इरिगेशन व्यवस्था क्या है, सिंचाई व्यवस्था क्या है झारखंड के अंदर। ठीक है, और इनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो डिस्कस करेंगे। देन हमारा इरिगेशन से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके झारखंड एग्रीकल्चर पे रिलेटेड होगा। ठीक है, नो देखिए आगे आते हैं। सबसे पहला हमारा झारखंड में कृषि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि झारखंड राज्य की जो प्रमुख विशेषता है, कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि झारखंड राज्य की पूछ देगा कि भाई झारखंड राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है, कृषि है, उद्योग है ना, या फिर कुछ भी पूछ सकता ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड राज्य की जो प्रमुख विशेषता है वो पहली विशेषता ये है कि हमारा जो राज्य है वो ग्रामीण प्रधान है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे गांव वगैरह बसे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कृषि पे आधारित है, मतलब एग्रीकल्चर पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि पहली बात ये ग्रामीण प्रधान परिवेश है, दूसरी ये यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, नो अगला पॉइंट क्या आता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। मतलब झारखंड की जो इकोनॉमी है उसका मुख्य मैक्सिमम या फिर मुख्य आधार क्या है, तो वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर पे ही लोग जुड़े हुए हैं और इसलिए यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमिक का मेन सोर्स हो जाता है वो आपका एग्रीकल्चर हो जाता है। नो झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूज करोगे इस पॉइंट में, अगर आप तो ध्यान समझो। अगर झारखंड की हम अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रॉक्स 3 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो इनमें से 60 पूरी आबादी जो शहर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनमें से 60% जनसंख्या ऐसी है जो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। पूरे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे पॉपुलेशन की बात करें जो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनका 80% लोग, मतलब गांव के मैक्सिमम लोग जो हैं वो खेती में ही जुड़े हुए हैं। तो गांव के 80% और पूरे पॉपुलेशन की बात करें झारखंड की तो 60%। ठीक है, कृषि श्रम बल का प्रतिशत कितना है, तो 43%, याद रखिएगा। और ये पॉइंट अब भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो
अगर हम बात करें झारखंड का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है 79.716 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, है ना। तो इतना जो है झारखंड का जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो इनमें से हमारा 38 लाख हेक्टेयर ऐसा जमीन है जहां पे हम खेती कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि है। कितना? 38 लाख हेक्टेयर पूछा गया है, ये लास्ट ईयर में पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो 38 लाख हेक्टेयर, अगर वो परसेंटेज में पूछेगा तो कितना 47.69%, 47.69%, है ना। देखो ध्यान समझो, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है झारखंड का 79.716, इनमें से 47.69% ऐसे जमीन है जहां पे हम खेती कर सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज भी आप याद रखिएगा और हेक्टेयर वाइज भी याद रखिएगा। 9, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है 23%, ठीक है। 9, प्रति व्यक्ति जोत, मतलब पर व्यक्ति जो है वो किसके पास, उसके पास 1.17 हेक्टेयर ये माना जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिए, आप याद रखिएगा, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान समझो, अगर आप समझेंगे तो आप ये कंफ्यूज करोगे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया टोटल लैंड कितना है जिस पर हम खेती कर सकते हैं, है ना। मतलब कि हो सकता है कि ये भी इसमें काउंट हो गया लेकिन यहाँ पे खेती ना होता हो, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि जहाँ पे खेती होती है, ठीक है, जिस जमीन को हम खेती के लिए उपयुक्त में लाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो ध्यान समझो 79.716 स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया झारखंड का, उनमें से 47.69 ऐसे ज़मीन है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं लेकिन पूरा में खेती नहीं होता है। उनमें से केवल 23% ऐसे ज़मीन है जहाँ पे हम खेती करते हैं और उसको हम खेती के लिए उपयुक्त में लाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कंफ्यूज मत करना आप। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में केवल 7% ज़मीन ऐसे हैं जो बंजर है, जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। बंजर समझते हो ना, जो इनफर्टाइल लैंड है, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम बोल सकते हो कि बैरन जमीन, बैरन लैंड है जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका झारखंड के कृषक। ध्यान समझो, आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आप इसको बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे। जो झारखंड के ऊपर सतह जो होता है, हमारा ऊपरी सतह है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ये टांड बोलते हैं इसको। जो हमारे जमीन ऊपरी सतह में होते हैं ना, जो हमारे ऊंचे खेत में होते हैं उसको टांड बोलते हैं, पूछा गया एग्जाम के अंदर। और जो नीचे की तरफ होती है, जो जमीन नीचे की तरफ होती है उसको हम दोन कहते हैं, ठीक है। झारखंड में प्रमुखतः 3 प्रकार के फसल होते हैं, ठीक है। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, झारखंड में सबसे ज़्यादा हम धान की खेती करते हैं, सेकंड में गेहूं नहीं है। आपके मन में आएगा सर सेकंड तो गेहूं लगवाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा हम धान की खेती करते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ कि धान सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाया जाता है। धान सबसे ज़्यादा, सेकेंड में क्या है आपका मक्का, और थर्ड में आपका क्या है गेहूं। तो गेहूं थर्ड में है, सेकंड में मक्का। मेरे साथ फिर से रिपीट करो, फर्स्ट में क्या है धान, सेकंड में मक्का और थर्ड में गेहूं, ठीक है। सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल हमारे यहाँ कौन है? धान। 80% हम क्या करते हैं? धान ही लगाते हैं। आपको पता ही है, भूलिएगा नहीं, झारखंड की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान है। प्रमुख नगदी फसल मतलब कैश क्रॉप, ठीक है, वो कौन सा आपका? गन्ना। सर्वाधिक निर्यातित फसल कौन सा है आपका? तो वो फल कौन है? पपीता, है ना। और सबसे ज़्यादा उत्पादित फल कौन सा है? आम, है ना। और झारखंड, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, झारखंड कृषि राष्ट्रीय औसत से क्या है? बहुत कम है। ऑप्शन में वहाँ पे क्या था? बहुत कम है, बराबर है, निम्न है। तो याद रखिएगा झारखंड कृषि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखना है एज इट इज़। हाँ, मैं सब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट ईयर का एमसीक्यू सारा पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, धान का सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है? जहाँ पे धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो है आपका पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। कई बार ऑप्शन में यहाँ पे आपको सिंहभूम देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत करना। मोर डीपली पूछेगा तो पश्चिम सिंहभूम, ऐसे सिंहभूम रहेगा तो भी सही है, ठीक है। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 1950 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इतना हम धान का जो है वो प्रोडक्शन लेते हैं। कुल बोए गए क्षेत्र के 70 से 80% हिस्से में धान की खेती होती है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया में हम क्या करते हैं? धान की ही खेती करते हैं,
ठीक है। और आपको पता है कि सनई और मेस्टा जो है आपका जूट से रिलेट करता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, झारखंड राज्य के 17 जिले, 17 ऐसे जिले हैं जिसको राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित किया गया है, ठीक है। मतलब झारखंड राज्य के 17 जिले ऐसे हैं जिनको बागवानी मिशन के तहत अब जोड़ा गया है, ठीक है। 9, झारखंड को 3 कृषि जलवायु और उनके उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पूछा जाता है कि झारखंड के कितने कृषि जलवायु को जो है वो हम डिवाइड किए हैं, तो याद रखिएगा 3, इंपॉर्टेंट है हमारा 3, याद रखिएगा 3 ऐसे हैं जिसको हम डिवाइड किए हैं कृषि जलवायु के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन सा है? मध्य और उत्तरी, पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक, याद रखिएगा ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिएगा 3 कृषि जलवायु जो है हमारे यहाँ देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, ये एक आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा याद नहीं करना है, बस एक रफ आइडिया लेके चलिएगा कि अगर सपोज क्वेश्चन डेप्थ से पूछ दे तो आप आंसर कर पाओ। हमारे जो झारखंड की अगर बात करें तो 27% ऐसे हैं जहाँ पे हम फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जहाँ पे जंगल है। 7% मैंने बताया आपको ज़मीन ऐसे है जहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते, वो मिट्टी हमारी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। 2% ऐसे ज़मीन है जहाँ पे मोस्टली उसका यूज़ हम करते हैं चारागाह, चारागाह समझते हो, जहाँ पे पशु वगैरह को चराते हैं, ठीक है। 4% खेती योग्य बंजर भूमि है, मतलब ठीक है। 1% ऐसे जहाँ पे हम वृक्ष के साथ साथ मतलब खेती भी कर लेते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधा भी लगे हुए हैं। 16% जमीन हमको क्या करते हैं, परती छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और 16% जमीन पे हम खेती करते हैं। तो 16% पे आप खेती भी करते हो, 16% आपका परती भी रहता है, आप खेती वहाँ पे नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस 8% एरिया में हमारे एग्रीकल्चर के अलावा और भी जैसे घर वगैरह हो गया वो बनाते हैं। 6% एरिया में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे आप 6% एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप एक से ज़्यादा बार क्रॉप को कल्टीवेट करते हो, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे याद इतनी रखना है कि भैया हमारे पास 7% ज़मीन ऐसे हैं जिसको हम खेती के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और 16% हमारे पास ऐसे लैंड है जहाँ पे हम खेती कर लेते हैं अच्छे तरीके से, वहाँ पे हम फसल की सोइंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी को यहाँ पे मैंने एलोब्रेट करके लिखा हुआ है कि भैया 27% ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट हैं, 7% हमारे बंजर भूमि है जहाँ पे हम खेती नहीं कर पाते हैं, 2% चारागाह की तरह यूज़ करते हैं, 4% खेती योग्य बंजर भूमि है, 1% पे हम वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि हम आती है ना, 16% में हम परती भूमि है, 13% अनपरती भूमि, 16% में शुद्ध बोया गया फसल, ठीक है। 8% में हम गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे खेती के अलावा घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो बनाए हो, फैक्ट्री वगैरह लगाए हो, वो इसमें आ जाएगा। 6% एरिया ऐसे हैं जहाँ पे एक से अधिक बार हम फसल की सोइंग करते हैं, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार एक नज़र ले लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर झारखंड की फसल की बात करें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 तरह के फसल होते हैं, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो देखो खरीफ फसल को आपको अगेन एक काम करते हैं, पहले इससे पहले ये स्लाइड को देख लो, उसके बाद हम इस पर आते हैं, ठीक है। नो देखो सबसे पहले बात करें झारखंड में मौसम के प्रकार, तो 3 प्रकार के मौसम होते हैं, एक खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ठीक है। खरीफ को हम वर्षाकालीन बोलते हैं। आपको पता है कि जब हमारा मानसून आता है तो हमारा ये सीजन स्टार्ट होता है। ठंडा के मौसम में हमारा रबी फसल स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारा जब ठंडा खत्म होता है तो जो हमारा गर्मी आने से पहले और ठंडा खत्म होने के बाद जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन, जिसको हम जायद के टाइम पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल कौन कौन सा हो गया? धान, मक्का, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंग, ठीक है। इनका जो बुआई का टाइम, कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि खरीफ क्रॉप का बुआई का समय कब से कब तक होता है, तो जून से लेकर जुलाई तक। और कटाई कब करते हैं इनकी हम? सिंपल भाई मान के चलो ना, धान आप लगाते हो जब मानसून आता है तो जून जुलाई के आसपास में धान की सोइंग कर देते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास में इनकी हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो वही आप एक एग्जाम्पल लेके चलो। अगर रबी फसल की बात करें तो इसमें आपका गेहूं, चना, तिलहन, मटर, सरसों, ये सब में और भी फसल ऐसे हैं कि जो रबी क्रॉप में आएंगे, लेकिन मैं वो क्रॉप को लेके बात कर रहा हूँ जो झारखंड में लगाए जाते हैं। हम झारखंड स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कई बार कि गन्ना कैसा फसल है, तो आपको पता होनी चाहिए। चना कैसा फसल है, आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है।
अगर हम रबी फसल की बात करें तो इनका जो बुआई का टाइम होता है, सोइंग का टाइम होता है, वो अक्टूबर नवंबर होता है, और कटाई जो होता है मतलब इसकी हम हार्वेस्टिंग कब करते हैं तो मार्च अप्रैल में करते हैं। ठीक है। 9, जायद की बात करें तो हरी जो आपके जो हरी सब्जी होती है, मड़ुआ होता है, तरबूज होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है, हम इस टाइम पे लगाते हैं, जायद के टाइम पे लगाते हैं। इनका जो बुआई का टाइम होता है मतलब सोइंग का टाइम होता है वो मार्च अप्रैल होता है, और कटाई मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है जून जुलाई। ठीक है। अब अगर आप में से पूछा जाए कि भाई बताओ खरीफ फसल और रबी फसल में मैक्सिमम एरिया किसका है, तो मैक्सिमम एरिया आप याद रखिएगा खरीफ का है। यहाँ पे खरीफ में हम ज़्यादा फसल लगाते हैं, ज़्यादा एरिया हमारे खरीफ के लिए रिजर्व है, रबी के लिए हमारे जो फसल है वो जो एरिया है वो कम है। ठीक है। 9, अब हम देखें तो खरीफ क्रॉप को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक भदई एक अघनी। ठीक है। भदई क्या होता है, जिसको बोलते हैं भादो माह, भादो आ गया भाई, तो भादो कब आता है, मई जून में, और ये अगस्त सितंबर तक जो है वो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब जो ऐसे फसल जो भादों में लगाते हैं वो मई जून में इनकी सोइंग करते हैं और अगस्त सितंबर में इनकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, और 20% एरिया जो है वो भदई के अंतर्गत आता है। अब आता है अघन, ऐसे फसल जिनको हम दिसंबर के आसपास में हार्वेस्टिंग कर देते हैं उनको हम अघनी फसल बोलते हैं। ना बोलते अघन आ गया, जैसा अगर आपके गांव में बुजुर्ग होंगे तो उन लोग मई जून नहीं बोलते होंगे, वो लोग भादो अघन बैसाख ऐसे शब्द को यूज़ करते होंगे वो। ठीक है। तो ये बता रहा है कि अघन की अगर बात करें तो इनमें जो है क्रॉप की सोइंग जून में होती है और हार्वेस्टिंग दिसंबर के आसपास होती है, और अघनी फसल जो है वो 70% एरिया को लेके जाता है। 1 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको हल्के में लेके नहीं चलना, आप इसको रिवाइज करना। यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट ईयर कितने सारे क्वेश्चन जेएसएससी और जेपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है। मैं आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है। बस इसको आप रिवाइज करते हुए चलो। हाँ, इसी की बात को तो जो मैं आपको नीचे बताया ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि भदई, यहाँ पे भदई होगा, भदई फसल और अघनी फसल। बुआई का टाइम जो होता है वो मई जून में होता है, और कटाई जो होता है वो भादो मास में होता है, इसलिए इसको भदई फसल बोलते हैं। अगस्त सितंबर, है ना, कितनी है 20%, ये 20 नहीं ये 70 हो जाएगा। ठीक है। अघनी फसल जो है वो ज़्यादा एरिया लेके जाता है। 9, इनकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में, और कटाई जो होती है वो दिसंबर के आसपास। और जायद की बात करें तो जायद में आपका महुआ और मड़ुआ, अब देखे होंगे कि आप ज़्यादातर महुआ और मड़ुआ जो है वो जायद के टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जाता आपके लिए। अगर हम बात करें पलामू की, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट सा क्रॉप, और उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है वो जिला का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर मक्का की बात करें तो पलामू में सबसे ज़्यादा मक्का होता है, तिलहन की बात करें तो पलामू में सबसे ज़्यादा तिलहन होता है, अरहर की बात करें, जौ की बात करें, चना की बात करें, मसूर की बात करें, कुर्थी की बात करें, गेहूँ की बात करें, तो ये ऐसे फसल हैं जिनकी खेती सबसे ज़्यादा पलामू में होती है। ठीक है। ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, मैं ताज चमकेगा, मैं से क्या हो गया मक्का, टी से हो गया तिलहन, ए से हो गया अरहर, जे से हो गया जौ, च से हो गया चना, म से हो गया मसूर, के से हो गया कुर्थी। तो ये ऐसे फसल हैं, देखो मैं उतना ज़्यादा ट्रिक पे भरोसा नहीं करता, आप उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था पलामू में, जौ कहाँ हो रहा था पलामू में, तिलहन कहाँ हो रहा था पलामू में, जौ कहाँ हो रहा था, चना सब कहाँ हो रहा था पलामू में। तो इसको आप 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ट्रिक होता क्या है कि अब एग्जाम में प्रेशर होता है तो ये ट्रिक कई बार आपको याद ही नहीं आएगा, तो इसलिए बेटर है कि इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। चलो अगला बात करते हैं हज़ारीबाग। हज़ारीबाग की बात करें तो हज़ारीबाग में गन्ना सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, बाजरा सबसे ज़्यादा हज़ारीबाग में होता है, ज्वार सबसे ज़्यादा हज़ारीबाग में होता है। तो हज़ारीबाग में गन्ना, बाजरा और ज्वार इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए आगे बात करें, रांची की बात करें तो देखो रांची में जो वेजिटेबल हो गया जैसे कि टमाटर, मटर, आलू, गाजर, गोभी, उड़द, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है रांची में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मटर की खेती सबसे ज़्यादा झारखंड के किस जिले में होती है, तो पता होनी चाहिए रांची। ठीक है। तो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा बट अभी आप याद करते चलो कि भैया उड़द, टमाटर, मटर, आलू, गाजर, गोभी ये वो फसल है, ये वो क्रॉप है जिसकी सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो रांची में होती है। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं धान। मैंने आपको बताया कि झारखंड जो है यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा
जो है वो धान की खेती करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं ना। तो उनमें से टॉप 3 हमारे जो जिला है वो कौन कौन सा है? देखो, सबसे ज़्यादा सिंहभूम, वो भी कौन सा सिंहभूम, अगर डीपली पूछेगा तो पश्चिमी पूर्वी, तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा धान की खेती करता है। दूसरे नंबर पे रांची है और तीसरा नंबर पे गुमला है। तो मतलब टॉप 3 हमारे स्टेट कौन, तो टॉप 3 हमारे जो जिला कौन कौन सा हो गया? सिंहभूम, रांची और गुमला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने कवर कर लिया। यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, एक आध दो क्वेश्चन जो होगा हम उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बट आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि इतना जो हमने पढ़ाया आपको उसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, उसको प्रॉपर आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग झारखंड सिंचाई व्यवस्था के बारे में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि झारखंड में जो ऐसे लैंड जिनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो कितना है? तो इसको आप अरेंज में याद रखिएगा, कई बार 11 से 15 लिखा रहता है, तो इसको 11.7 से 12.77 के आसपास, मतलब कहीं ना कहीं 11 से 13 भी मिलेगा, 11 से 15 भी मिलेगा। तो इसको आप इसी रेंज में याद करके रखिएगा। इतना परसेंट हमारे पास ऐसा लैंड है जहाँ पे हम इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे इरिगेशन आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। 9, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, हमारे झारखंड में इरिगेशन का मेन सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा, हम इरिगेशन झारखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन हम झारखंड में कुआं के माध्यम से करते हैं मेरे भाई। किससे करते हैं? कुआं से करते हैं। तो और ये सबसे ज़्यादा कुआं से खेती इरिगेशन कहाँ पे किया जाता है? गुमला के अंदर। ये भी आप याद रखिएगा। कितना एरिया कुआं से इरिगेट होता है? तो 29.5% एरिया ऐसा है जो हम कुआं के माध्यम से इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं या इरिगेट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि झारखंड में, आपको मैंने बताया कि झारखंड में टोटल 11 से लेकर 12% ऐसी ज़मीन है जहाँ पे हम सिंचाई की सुविधा अच्छा खासा उपलब्ध है। उनमें से सबसे ज़्यादा इरिगेशन का कोई स्रोत है या फिर कोई सोर्स है तो वो हमारा कुआं है ना। कुआं से सबसे ज़्यादा झारखंड में खेती की जाती है या फिर सिंचाई की जाती है। और ये कुआं सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गुमला के अंदर। और कितना परसेंट एरिया कुआं से इरिगेट किया जाता है? तो 29.5% एरिया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए दूसरा आपका देखेंगे तो तालाब। दूसरा नंबर पे क्या है? तालाब। मतलब अगर कुआं नहीं है तो हम सबके जो मेन सोर्स है हमारा वो तालाब है। जैसे तालाब से देवघर में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, और ये कितना परसेंट एरिया? तो लगभग 19%। आप याद रखिए 19% एरिया ऐसा है जो कि तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है। और तालाब जो है आपका, तालाब वो सेकेंड नंबर पे है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको मिलेगा? तो देवघर के अंदर सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई की जाती है। चलो अगला बात करें। अब देखो, नहर नंबर 3 पे आपका आता है नहर। तो नंबर 1 पे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा कुआं के माध्यम से। सेकेंड में बताया आपको किसके माध्यम से? सेकेंड में क्या था? अरे मेरे भाई, सेकेंड में मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। सेकेंड में हमारा क्या है? तालाब। ठीक है, सेकेंड में आपका था तालाब। एक मिनट, हाँ, सेकेंड में आपका तालाब है। और थर्ड में आपका देखेंगे तो नहर। थर्ड में क्या है? नहर। और फोर्थ में आपका क्या है? तो आपका नल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भैया नहर से सबसे ज़्यादा इरिगेशन कहाँ होता है? तो सिंहभूम में। ठीक है, और कितना परसेंट एरिया? लगभग 18%। ठीक है, 9, फोर्थ में आपका आता है नलकूप। ठीक है, जो कि लोहरदग्गा में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नल जो है वो लोहे का है। तो मतलब सब जो फोर्थ नंबर पे हमारा इरिगेशन का मेजर सोर्स है वो क्या है? नल। और ये नल सबसे ज़्यादा लोहरदग्गा में आपको इनसे सिंचाई करने देखने को मिलेगा। और ये 8% जो है वो एरिया कवर करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मेन सोर्स क्या है, कहाँ पे उसके माध्यम से ज़्यादा सिंचाई की जा रही है और कितना परसेंट एरिया जो है वो उससे इरिगेट हो रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सा फैक्ट्स। जैसे अगर झारखंड की सिंचाई की बात करें तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जैसे मैंने बताया था आपको कि 75 to 80% जनसंख्या ऐसी है जो कि खेती पे निर्भर है। टोटल हमारे पास 38 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 47.6%। कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि झारखंड का जोग्राफिकल एरिया कितना, तो मैंने बताया आपको 79.716 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 9, झारखंड की कुल भूमि के 23% केवल ऐसे, मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में ही, 23% पे ही हम केवल
खेती करते हैं, वैसे इसमें इतना परसेंट पे कर सकते हैं, लेकिन केवल इतने परसेंट पे हम खेती जो है वो करते ही हैं। ठीक है, 60% क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हम धान की खेती करते हैं। ठीक है, और सिंचित भूमि जो है हमारा वो 58.32% है जो सतही जल से सिंचाई की जाती है, और 41.7 भाग ऐसे हैं जो कि भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है। ठीक है, हजारीबाग जिला में अब पता है कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। पूछा जाता है भैया खल्लू कृषि क्या होता है? खल्लू कृषि स्थानीय कृषि को बोलते हैं हम लोग। स्थानीय कृषि को क्या बोलते हैं? खल्लू कृषि बोलते हैं झारखंड में। ठीक है, नो देखो यहाँ पे भी आपको मैं टेबल दे दिया कि भाई धान सिंभू में ज़्यादा होता है, मक्का पलामू में होता है, गेहूँ पलामू में होता है। इसको आप ऐसे याद मत करना, पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेन याद रखो। ठीक है, गन्ना हजारीबाग में, मड़ुआ रांची में, जौ पलामू में, ज्वार बाजरा हजारीबाग में, चना गोड्डा में, अरहर पलामू में। बस ऐसा याद रखना, मतलब मेन उसका कौन सा उत्पादित ये याद रखना। ठीक है, सिंहभूम पलामू है ना, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा उसको उत्पादन करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें मसूर की तो पलामू, उड़द गुमला, कुर्थी पलामू, तिलहन पलामू, आलू रांची, गोभी रांची, मटर रांची। ठीक है, मूली रांची, गाजर रांची, टमाटर रांची और पपीता सिमडेगा, है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स और है। कुल जल संसाधन की सतही जल द्वारा सिंचाई, मतलब सतही जल के द्वारा हम कितना एरिया को हम इरिगेट करते हैं तो 82.7 है ना। भूमिगत जल द्वारा 17% है ना। कुल सिंचाई भूमि कितनी है मैंने बताया था आपको, 11 से एवरेज 13 तक में याद रखना, या फिर 11 से 15 के एवरेज में याद रखना, तो 12.77 आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। कुल सिंचित भूमि की सतही जल द्वारा 58.3% है ना। कुल फसली भूमि 15% भाग सिंचित है। सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जो जिला है, मतलब जहाँ पे इरिगेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ पे इरिगेशन उतना ज़्यादा नहीं है, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, गुमला हो गया, साहिबगंज हो गया। यहाँ पे इरिगेशन की बहुत ही कमी है। ठीक है, और सिंचाई सुविधा की सुविधा 11% भूमि को, मतलब रखना उपलब्ध सिंचाई की सुविधा कितना है, केवल 11% जमीन को ही ऐसा है जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में हम मे भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि एमसीक्यू के साथ साथ एक टॉपिक और मैं आपको कराऊंगा कि झारखंड की जो जमीन कैसी है, मतलब झारखंड में लैंड कैसा है। ठीक है, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मतलब झारखंड की मृदा के बारे में, तो वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। देखो थोड़ी दिक्कत ये हो रही होगी, अब मेरा हिंदी उतना बेटर नहीं है क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है वो समझ रहे हो आप, है ना। बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको इजी लैंग्वेज में हो सकता है समझाने की, वो मैंने ट्राई करी है। ठीक है, होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। मन में कोई डाउट है, शंका है, डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एमसीक्यू करवाने वाले हैं और वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखेंगे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर में जा रहे हो, तो आपको जिस स्टेट में इसकी वैकेंसी आई है वहाँ से क्वेश्चन देखने को ही जरूर मिलेगा। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस स्टेट के एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ के जाओ। ठीक है, तो टिल देन हम अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को, उसको भी आप डेफिनेटली लगाइएगा। थैंक यू सो मच।